सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है? इकरा खान, स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर, दिख रही है। ठीक है। तो अस्टिलागो, इसको बोलते हैं स्मट फंजाई। तो देखिए, इस बसीडियोमाइसिटीज में आपके पास 3 फंजाई। पहला था सीनिया, जिसको हम कहते थे वेस्ट फंजाई। दूसरा है एगेरिकस, जिसको कहते हैं मशरूम। और तीसरा है अस्टिलागो, जिसको कहते हैं स्मट फंजाई। तो इसमें तीनों बसीडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं। अगर हम अलेक्सोपोलस मिम्स के अकॉर्डिंग देखते हैं तो किंगडम माइसिटी, डिवीजन ए मस्टिगोमाइकोटा, सब डिवीजन बसीडियोमाइकोटिना, क्लास बसीडियोमाइसिटीज एंड जीनस अस्टिलागो। तो ये जो अस्टिलागो है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये भी सीरियल्स पर ही पाया जाता है, यानी अनाजों पर ही पाया जाता है। ये भी वीट पर ही, बार्ले पर ही डिजीज करता है। गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन पर ही डिजीज करता है। अभी आप आगे देखेंगे कि डिजीज कर रहा है। तो क्लास बसीडियोमाइसिटीज के मेंबर्स अधिकतर पैरासाइट होते हैं, लेकिन कुछ सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। सैप्रोफिटिक मेंबर्स को मशरूम, पफबाल और फंजाई, टोड स्टूल्स इत्यादि कहते हैं। और इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात होती है इनके बीच में पाए जाने वाले सेप्टा। ठीक, देखिए, बसीडियोमाइसिटीज क्लास में डॉलीपोर सेप्टम या पैरेंसम पाए जाते हैं। तो ये डॉलीपोर सेप्टम या पैरेंसम क्या होते हैं? अभी तक आपने जब माइसीलियम बनाया था तो आपने उसमें सेप्टा ऐसे, ठीक, ये जो सेप्टा होते हैं इनको कहते हैं सिंपल सेप्टा। ये डॉलीपोर सेप्टम नहीं है, ये पैरेंसम नहीं है। अगर आप डॉलीपोर सेप्टा बनाते हैं तो डॉलीपोर सेप्टा ऐसे बनते हैं, देखिए। ये डॉलीपोर सेप्टम है। अब आप देखिए, नॉर्मल सेप्टा भी आपके सामने बने हुए हैं और डॉलीपोर सेप्टम भी आपके सामने बने हुए हैं। यानी डॉलीपोर सेप्टम को अगर आप देखें तो ये ऐसे होते हैं जैसे ब्रैकेट लगा हो। तो ब्रैकेट लगे होने के कारण, जैसे ब्रैकेट के आकार के होते हैं, इसको डॉलीपोर सेप्टम या पैरेंसम कहते हैं। ये बात ध्यान रहेगी। तो एगेरिक अस्टिलागो में, बल्कि बसीडियोमाइसिटीज के मेंबर में ज्यादातर डॉलीपोर सेप्टम या पैरेंसम सेप्टम पाए जाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इन्हें स्मट फंजाई कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये सीरियल्स पर पैरासाइट होते हैं, अनाज पर पैरासाइट होते हैं। और आपने था पक्सीनिया हेट्रोशियस होते हैं, लेकिन अस्टिलागो आर्टियस हैं। पक्सीनिया को हेट्रोशियस रस्ट क्यों कहा जाता है? सर क्योंकि सक्सेना, बता। हाँ बताओ, कौन बताएगा? स्तुति साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होती है। हाँ, दोनों होस्ट कौन कौन से होते हैं? सर बीट और बारबरी। वीट पर कितने स्पोर पाए जाते हैं? 3 टाइप के, और यूरिडोस्पोर, बारबेट, टेलियोडोस्पोर। ठीक ठीक ठीक, तुम्हें याद है इसका मतलब, ठीक, शाबाश।
अस्टिलागो मुख्यतः आटोशियस होते हैं और अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पर पूरी करते हैं। स्मट डिजीज दो प्रकार की होती है। देखिए, पहला कहलाते हैं लूज स्मट। पहली डिजीज कहलाती है लूज स्मट। इसमें क्लेमाइडोर्स एक थिन मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं जो फ्लावरिंग के समय फट जाती है। मेम्ब्रेन और स्पोर वायु द्वारा एयर में फैल जाते हैं। तो जब ये एयर में फैल जाते हैं, तो जब थिन मेम्ब्रेन हो, ध्यान रखना, जब क्लेमाइडोस्पोर थिन मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं तो इसे लूज स्मट कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जब ये थिन मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं तो ये लूज कहलाती हैं। और जब ये ग्रेन की मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, यानी जो दाना है, गेहूं का दाना, बाजरे का दाना, ये जब इस ग्रेन की मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं तो एयर के संपर्क में जल्दी नहीं आते हैं। इनके लिए कराना पड़ता है ईयर थ्रेशिंग। आपने देखा होगा गांव में थ्रेशर मशीन होती है, तो ये थ्रेशिंग कराते हैं और थ्रेशिंग के समय ग्रेन की मेम्ब्रेन टूटने पर ये स्पोर बाहर आते हैं। तो अगर थिन मेम्ब्रेन से स्पोर घिरे हुए हैं तो लूज स्मट, और अगर ग्रेन की मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं तो कवर्ड स्मट। अब नीचे कई प्रकार की कवर्ड स्मट डिजीज दी हुई हैं। ये याद करना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है ये। देखिए, और ये प्लांट के बॉटनिकल नेम पर दी हुई हैं। पहली डिजीज है लूज स्मट ऑफ बार्ले। ये अस्टिलागो से होती है, लेकिन अस्टिलागो की किस स्पीसीज से होती है? तो स्पीसीज का नाम है अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई। अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई। दूसरा है लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो ट्रेटिसाई, क्योंकि ट्रेटिकम एस्टिवम गेहूं का नाम है, हॉर्डियम वल्गेयर बार्ले का नाम है। तो बार्ले के नाम पर अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई, व्हीट के नाम पर अस्टिलागो ट्रेटिसाई। लूज स्मट ऑफ मेज, अस्टिलागो न्यूडा मेडिस। लूज स्मट ऑफ ओट, अस्टिलागो एवेनी। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अस्टिलागो हॉर्डियाई। कवर्ड स्मट ऑफ शुगर केन, अस्टिलागो शिटैमिनी। इसी को विप स्मट ऑफ शुगर केन भी कहते हैं। तो ये आपको याद करनी है, रटनी है। लूज स्मट ऑफ बार्ले, अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टिलागो ट्रेटिसाई। लूज स्मट ऑफ मेज, अस्टिलागो न्यूडा मेडिस। लूज स्मट ऑफ ओट, अस्टिलागो एवेनी। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अस्टिलागो हॉर्डियाई। कवर्ड स्मट ऑफ शुगर केन या विप स्मट ऑफ शुगर केन, अस्टिलागो शिटैमिनी। तो इतनी डिजीजेस आपको रटनी है, जितना आप रट सकते हो उतना ये आपको रटनी है। ठीक है, रट लोगी इकरा खान? यस सर। पक्का? जरा पढ़ के सुनाओ सारी जो आपके सामने लिखी हुई है। सर लूज स्मट ऑफ बार्ले ये होती है सर अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई से। सर लूज स्मट ऑफ व्हीट ये होती है अस्टिलागो ट्रिटेसाई से। लूज स्मट ऑफ मेज होती है अस्टिलागो न्यूडा मेडिस से। लूज स्मट ऑफ ओट होती है अस्टिलागो एवेनी से। और कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले होती है अस्टिलागो हॉर्डियाई से। और कवर्ड स्मट ऑफ शुगर कैन या विप स्मट ऑफ शुगर कैन होती है अस्टिलागो स्टेमेनी से। शिटैमिनी से। विनय प्रताप आप मौजूद हैं? विनय प्रताप? विनय प्रताप संभवतः मौजूद नहीं है, वन से भी पढ़वा लेते। स्तुति रस्तोगी आप पढ़ सकती हैं? यस। लूज स्मट ऑफ बार्ली होती है अस्टिलागो न्यूडा हॉर्डियाई से। लूज
ऑफ बीट होती है अस्टिलागो ट्रिटिसाई से। लूज स्मट ऑफ बेस होती है अस्टिलागो न्यूटा मेटिसिल। तुम रहने दो, तुम्हारा ऑडियो सही नहीं है स्तुति, तुम्हारा ऑडियो सही नहीं आ रहा, तुम रहने दो, तुम्हारा ऑडियो खराब है। चलिए, तो लूज स्मट और कवर्ड स्मट के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो आप लिख सकते हो कि लूज स्मट होती है जब क्लेमाइडोस्पोर थिन मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और कवर्ड स्मट होती है जब क्लेमाइडोस्पोर ग्रेन की मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। तो इतनी डिजीजेज याद करने के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके माइसीलियम पर। देखिए, माइसीलियम ब्रांच और इंटरसेलुलर होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का होता है, और इसकी लाइफ साइकिल में मोटाइल सेल्स एब्सेंट होती हैं और सेक्स ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगोमी होती है। तो माइसीलियम ब्रांच हो गया, सेप्टेट हो गया, इंटरसेलुलर हो गया, और प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप का हो गया। कल जब हमने आपको पढ़ाया था एगेरिकस, तो बताया था कि प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक होता है और सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है। प्राइमरी माइसीलियम मोनोकैरियोटिक, सेकेंडरी माइसीलियम डाइकैरियोटिक होता है। तो मोनोकैरियोटिक एंड डाइकैरियोटिक माइसीलियम होने के कारण हम इनको क्या बोलते हैं कि इनके बीच के हाइफी आपस में मिलेंगे। तो देखो यहां पर एक प्रोसेस लिखा हुआ है, डाइकैरियोटाइजेशन या क्लैंप कनेक्शन। इसको एक बार आप समझ लो, क्लैंप कनेक्शन। देखो, पहले डायग्राम में अगर इस वाले डायग्राम को देखोगे आप, पहला और ये वाला डायग्राम लास्ट है। अगर आप लास्ट डायग्राम को देखोगे तो लास्ट डायग्राम में दो सेल हैं, एक ये वाली सेल है और एक ये वाली सेल है, और दोनों सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं। जबकि पहली वाली सेल में सिर्फ दो न्यूक्लियस हैं। यहां केवल दो न्यूक्लियस हैं, आगे आगे में दो दो न्यूक्लियस हैं। तो ये कैसे हुआ, इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए, पहले वाले डायग्राम से शुरू करते हैं। हमें मालूम है कि जब दो हाइफी मिलते हैं तो प्राइमरी माइसीलियम सेकेंडरी माइसीलियम में चेंज हो जाता है। तो प्राइमरी माइसीलियम चेंज हो गया सेकेंडरी माइसीलियम में, यानी कि सेकेंडरी माइसीलियम हो गया डाइकैरियोटिक। तो जो ब्लैक वाला न्यूक्लियस है ये एक माइसीलियम का है, एक हाइफी का है, प्लस स्ट्रेन वाले का समझ लो, और ये जो व्हाइट वाला है ये दूसरे माइसीलियम का समझ लो या दूसरे स्ट्रेन का समझ लो। यानी दो स्ट्रेन के माइसीलियम आपके सामने एक आ गए। ठीक, ये हो गया डायग्राम नंबर 1। अब आइए आप डायग्राम नंबर 2 में। इसमें देखिए क्या हुआ, ब्लैक वाला न्यूक्लियस माइटोसिस करके एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनाने लगा, और व्हाइट वाला माइसीलियम व्हाइट वाला न्यूक्लियस भी एक से दो न्यूक्लियस बनाने लगा। क्लियर? अब आप देखिए क्या हुआ, ये जो सेल है, ये वाली सेल, इससे बना एक क्लैंप, ये बन के आया क्लैंप, और एक न्यूक्लियस कहां आ गया, देखें आप डायग्राम नंबर 3 में, एक न्यूक्लियस आ गया क्लैंप में। जब एक न्यूक्लियस क्लैंप में आया तो दोनों सेल के बीच में ये बनी सेप्टा। अब ये क्लैंप आगे आके जुड़ गया इससे, और चौथे वाले डायग्राम में देखें कि एक न्यूक्लियस ब्लैक वाला जो यहाँ था वो चलता हुआ इससे निकल के कहाँ आ गया, इस वाली सेल में आ गया, और फिर एक सेप्टा और डेवलप हुआ, आखिरी वाली देख लो, और दो न्यूक्लियस पर हो गए
और 2 न्यूक्लियस यहां पर हो। बात आई समझ में कुछ? यानी एक सेल में 2 न्यूक्लियस हैं, दोनों में डिवीजन हुआ, डिवीजन के बाद क्लैंप बना, ये बना क्लैंप, ऐसे समझ लो। और ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस यहां से होता हुआ यहां आ गया, ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस क्लैंप से होता हुआ यहां आ गया, ये, और ये सेप्टा बना, और इस प्रकार 2 सेल बन गई, इसमें भी 2 न्यूक्लियस और इसमें भी 2 न्यूक्लियस। ठीक, ये समझ लो कि एक आपके जेब में एक 10 का नोट है, आपके फ्रेंड की जेब में भी 10 का नोट है, आपने 10 के नोट के 2 नोट बनाए, उसने भी 10 के नोट के 2 नोट बनाए, दोनों नोट के बीच में सेप्टा डेवलप हो गया। पहले वाली का एक नोट 10 का क्लैंप से होता हुआ दूसरे वाली आ गया, और इधर दोनों के बीच में सेप्टा डेवलप। बस अब फिर आगे यही होगा, अगर इसके आगे हम लोग चलें तो फिर इससे 2 बनेंगे, फिर इससे 2 बनेंगे, फिर एक क्लैंप बनेगा, फिर यहां से न्यूक्लियस यहां आ जाएगा। इस प्रकार हर सेल डबल बाई न्यूक्लिएट होती रहती है और ये क्लैंप कनेक्शन चलता रहता है। ठीक है, तो अस्टिलागो की लाइफ साइकिल में प्राइमरी और सेकेंडरी 2 माइसीलियम होते हैं। बसीडियो स्पोर के जर्मिनेशन से प्राइमरी माइसीलियम बनता है, इसमें हाइफी सेप्टेट होते हैं, और प्रत्येक सेल में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहते हैं। प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है, जो सेप्टेट होता है, और प्रत्येक सेल में 2 न्यूक्लियस होते हैं, अतः डाइकैरियोटिक होता है। प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनने की क्रिया डाइकैरियोटाइजेशन कहलाती है। प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनने की क्रिया को डाइकैरियोटाइजेशन या क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। ठीक है, अस्टिलागोमेडिस में 2 अपोजिट स्ट्रेन प्लस और माइनस के प्राइमरी माइसीलियम मिलकर डाइकैरियोटिक सेकेंडरी माइसीलियम बनाते हैं, और डाइकैरियोटिक सेल क्लैंप कनेक्शन द्वारा सेकेंडरी माइसीलियम बनाती है। अभी आपने देखा क्लैंप कनेक्शन से हर सेल में 2 न्यूक्लियस होते जा रहे हैं और उनके बीच में सेप्टा बनते जा रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये भी देखो इन्होंने दिया है। सेकेंडरी माइसीलियम में एक क्लैंप कनेक्शन बनता है, इसमें डाइकैरियोटिक सेल का एक न्यूक्लियस क्लैंप आ जाता है। अब दोनों न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, और दोनों नए न्यूक्लियाई में से एक अंतिम फाइनल सेल में आ जाता है, जबकि दूसरा क्लैंप में रहता है। अब 2 सेप्टा बनते हैं, जिसमें 2 डाइकैरियोटिक है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। अब मैं इस प्रोसेस को एक बार यहाँ पर अपने आप बना के दिखा रहा हूं, जिससे आप थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये काम हुआ कैसे। देखिए, एक माइसीलियम है, इसमें 2 न्यूक्लियस है, क्लियर। इससे बना क्लैंप, ये देखो बन गया क्लैंप। ठीक, एक न्यूक्लियस यहाँ है, इससे 2 बने, एक यहाँ आ गया, यहाँ एक था, इससे 2 बन गए, एक यहाँ आ गया। अब देखो ये क्लैंप जो है ये सेप्टा यहाँ पे डेवलप होगा, तो जब यहाँ पे डेवलप हुआ तो इस वाली सेल में, ये वाली सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए, और इधर क्लैंप से ये चलता हुआ आ रहा है। तो अगले डायग्राम में आप देखोगे तो क्या होगा, इसमें तो 2 हो ही गए, और ये क्लैंप जो था, इस क्लैंप ने ला करके ये दूसरा न्यूक्लियस यहाँ डाल दिया, यहाँ भी 2 हो गए। ये है क्लैंप कनेक्शन, होता है क्लैंप कनेक्शन। तो एक सेप्टा बीच में बन जाता है, क्लैंप एक न्यूक्लियस को ला करके यहाँ रख देता है, और इस प्रकार से ये प्रोसेस चलता रहता है।
मुझे लगता है क्लैम्प कनेक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। बताओ भाई, इकरा खान, समझ में आ गया? यस सर, समझ आ गया। आसान है, कोई खास बात नहीं है, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है। चलिए अब और उससे भी आसान चीज के पास चलते हैं हम लोग। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बड़ी आसानी से होता है, छोटा सा है। देखो, अगर आप डायग्राम नंबर ए को देखेंगे, ये डायग्राम, तो ये इन्फेक्टेड स्पाइक है, यानी गेहूं की बाली है। इस पर सेकेंडरी माइसीलियम है, और आप जानते हैं कि सेकेंडरी माइसीलियम कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, उसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये देखिए बना हुआ है सेकेंडरी माइसीलियम। इसने इन्फेक्शन किया किसको? गेहूं की बाली को। और गेहूं की बाली के अंदर क्या बना? डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। ये देखो 2 न्यूक्लियस इसके अंदर दिखाई दे रहे होंगे आपको, डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। ठीक, डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर अब फ्यूज हो गए। क्लेमाइडोस्पोर फ्यूज हो गए तो हमने इसको बोल दिया डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर। अब बन गया डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर। अब डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर में हुई मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद ये वाला डायग्राम आप छोड़ देना। इसमें देखो बन गए 4 बसीडियल सेल्स, यानी कि हर बसीडियल सेल से एक बसीडियोस्पोर बनेगा, तो 4 बसीडियोस्पोर बन गए। 2 बसीडियोस्पोर एक साथ आ जाएंगे, 2 बसीडियोस्पोर एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि 2 होंगे प्लस और 2 होंगे माइनस स्ट्रेन के, और इनसे बन जाएगा डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और डाइकैरियोटिक माइसीलियम गेहूं की बाली को दोबारा इन्फेक्ट कर देगा। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर 2 स्पोर बन रहे हैं, गौर से देखिएगा आप। अस्टिलागो की लाइफ साइकिल में पहला स्पोर बना क्लेमाइडोस्पोर और दूसरा स्पोर बना बसीडियोस्पोर। बसीडियोस्पोर होता है हैप्लॉइड और क्लेमाइडोस्पोर होता है डिप्लॉयड। और बसीडियोस्पोर को हम कहते हैं स्मट स्पोर। ध्यान रखना, नोट कर लो कहीं पे, बसीडियोस्पोर का नाम स्मट स्पोर। यही स्मट स्पोर आगे जाके सेकेंडरी माइसीलियम बना देते हैं। देखिए, अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्लोजअप के साथ दोबारा दिखा रहे हैं। देखिए, डाइकैरियोटिक माइसीलियम ने गेहूं की बाली को इन्फेक्ट किया। ये देखिए इन्फेक्शन, ब्लैक ब्लैक। ठीक, ये इन्फेक्शन पर क्या बना? डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। अगर आप इसमें देख पा रहे हैं तो एक न्यूक्लियस ये है और एक न्यूक्लियस ये है। जब तक दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हैं तब तक हम इनको कहेंगे डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। ठीक, अब देखिए फ्यूज कर गए। जब फ्यूज कर गए तो हमने इनको बोल दिया, ये देखो फ्यूजन होगी, डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर। अब जब डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर है और होते हैं हैप्लॉइड, तो अब इसमें होगी मियोसिस। ये देखो हो गई मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के बाद क्या बना? 4 बसीडियल सेल्स बनी। ये देखो, चारों कैसी होंगी? हैप्लॉइड। तो यहां पर आप देखो चारों न्यूक्लियस अलग अलग हैं। क्यों? 2 हैं प्लस स्ट्रेन के, 2 हैं माइनस स्ट्रेन के। 2 प्लस स्ट्रेन के और 2
माइनस स्ट्रेन के। ठीक, अब देखिए आप, चारों बसीडियल सेल से बने 4 बसीडियो स्पोर जो कि कैसे हैं, हैप्लॉइड हैं। इन्हीं को हमने नाम दिया स्मट स्पोर। ठीक, चारों बसीडियो स्पोर जहां पर होंगे उसे कहेंगे बसीडियम। हमने कल भी बताया था कि बसीडियो, इसकी फ्रूटिंग बॉडी को बसीडियो कार्प कहते हैं। तो ये बसीडियो कार्प बन गई जिसमें 4 बसीडियो स्पोर बसीडियम पे लगे हैं। आप गौर से देखो, 2 प्लस वाले अलग हो गए और एक साथ मिल गए, 2 माइनस वाले अलग हो गए और एक साथ मिल गए। तो 2 प्लस वाले प्लस माइसीलियम बना देंगे और 2 माइनस वाले माइनस माइसीलियम बना देंगे। तो बसीडियो स्पोर से देखो बन गया डाइकैरियोटिक हाइफी या डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और इसमें आप गौर से अगर देखोगे तो 2 न्यूक्लियस हैं, एक न्यूक्लियस प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। ठीक, क्योंकि इनमें सेक्स सेल्स प्लस माइनस बताना पड़ता है। इससे दोबारा स्पाइक यानी कि गेहूं की बाली में इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ डाइकैरियोटिक माइसीलियम से, उससे बना डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर, उससे बना डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर। इसमें मियोसिस के बाद 4 बसीडियल सेल, मियोसिस के बाद 4 बसीडियो सेल से बनी 4 बसीडियो स्पोर को हम कहते हैं स्मट स्पोर। 2 प्लस स्ट्रेन के स्पोर अलग हो जाते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के स्पोर अलग हो जाते हैं, आपस में मिलकर के डाइकैरियोटिक माइसिस, और इससे फिर गेहूं की बाली में इंफेक्शन हो जाता है। दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो। तो जो बना है, क्या वो समझ में आपके आया? बताओ भाई, जयदीप सक्सेना, शिखा पांडे, अपर्णा पांडे, आकांक्षा त्रिवेदी, विनय प्रताप, देवेंद्र कुमार। विनय प्रताप ने ज्वाइन किया? नहीं सर, देवेंद्र कुमार। हाँ देवेंद्र कुमार, समझ में आया? यस सर। समझा सकते हो हमें? यस सर। चलो ट्राई करो। सर, जो इन्फेक्टेड गेहूं की बाली होती है उसको उसमें डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर जो होते हैं वो 2 न्यूक्लियस होते हैं उसमें। उसके बाद क्लेमाइडोस्पोर जो होता है सर इन्फेक्ट मतलब अलग हो जाता है। और उसके बाद माइसिस माइसिस के बाद सर प्रेमाइसीलियम में जो बेसिडियल सेल्स होती हैं सर वो अलग अलग 4 बनाती हैं। उनमें 2 प्लस वाले वो होते हैं और 2 माइनस के। और फिर बसीडियो स्पोर में बैसिलस सर अलग अलग होकर 2 प्लस 2 माइनस होकर डाइकैरियोटिक हाइपा बनाते हैं चलो और ये ठीक, गेहूं की बाली को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक, बढ़िया, शाबाश। और कोई बताएगा? और कोई बताना चाहता है? यस सर, रजनीश पाठक। रजनीश पाठक, चलो आओ, स्वागत है। सर, जो इन्फेक्टेड जो गेहूं की वाली होती है उसमें जब ये अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं इसमें सर मेरी स्क्रीन चली गई सर। तो ये तो तुम जानो, तुम्हारे पास नोट्स भी तो होंगे तुम्हारे पास। डाइकैरियोटिक तुम अपना ऑडियो बंद करो, तुम्हारा ऑडियो इको कर रहा है।
हाँ भाई इकरा खान, तुम बताओ फिर आगे चलें, तुम्हारा ऑडियो सही नहीं है इकरा। यस सर, बता रहे सर। सर हम्म सबसे पहले सर जो गेहूं की बाली होती है इन्फेक्टेड होती है, जो सेकेंडरी माइसीलियम से इन्फेक्टेड होती है सर, उसमें बनता है डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर। डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर होता है, उसमें 2 अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं सर। जब ये न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं तब इस क्लेमाइडोस्पोर को डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर कहते हैं सर। जब डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर में मियोसिस होती है, अर्धसूत्रीय विभाजन, तो इसका जो न्यूक्लियस होता है तो वो सर 4 बेसिडियल सेल्स बनाता है सर, जिसमें 2 प्लस स्ट्रेन की होती है और 2 माइनस स्ट्रेन की होती हैं। ये सर 4 बेसिडियल सेल्स जो होती है 4 बेसिडियो स्पोर बनाते हैं, जो सर हैप्लॉइड होते हैं। फिर सर ठीक। जो 4 बेसिडियो स्पोर होते हैं तो वो सर 2-2 करके अलग हो जाते हैं, 2 माइनस स्ट्रेन के अलग हो जाते हैं, 2 प्लस स्ट्रेन के अलग हो जाते हैं, और यही सर आगे चल के डाइकैरियोटिक हाइफा या फिर डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना देते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया इकरा, तुमसे हम बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं, शाबाश। थैंक यू सर। चलो, अब ये जो आपने पढ़ा है यही लिखा हुआ है, यही लिखा है। देखो, क्लेमाइडोस्पोर तथा बसिडियोस्पोर द्वारा होता है। पहले डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनते हैं और क्लेमाइडोस्पोर बाई न्यूक्लिएट होते हैं। इन्हें स्मट स्पोर भी कहा जाता है। क्लेमाइडोस्पोर के चारों ओर 2 लेयर्स होती हैं। इनका प्रकीर्णन यानी इनका डिस्पर्सल एयर द्वारा होता है और ये हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। जर्मिनेशन के समय क्लेमाइडोस्पोर में दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो जाते हैं और डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसमें 2 इनर लेयर बाहर आकर प्रोमाइसीलियम या बसीडियम बनाती हैं। इसके बाद 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनते हैं, जिसमें 2 प्लस स्ट्रेन के 2 माइनस स्ट्रेन के होते हैं। बसीडियम में सेप्टा बनते हैं और चारों सेल्स में एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ जाता है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक है, और एक एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस आ जाता है। हैप्लॉइड न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस, एक बसीडियल सेल में रहता है जबकि दूसरा न्यूक्लियस बसीडियोस्पोर में आ जाता है। 2 प्लस स्ट्रेन के 2 माइनस बसीडियोस्पोर बनते हैं। बसीडियोस्पोर थिन वॉल तथा यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। हैप्लॉइड बसीडियोस्पोर से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। प्लस स्ट्रेन के बसीडियोस्पोर से प्लस माइसीलियम, माइनस स्ट्रेन के बसीडियोस्पोर से माइनस माइसीलियम बनता है। तो जो बना हुआ है वही लिखा हुआ। अब बताओ, जो अष्टलागो आपने पढ़ा, इस अष्टलागो में आपको कहीं पर कोई दिक्कत? हम एक बार फिर से शुरू से देख लो आप। ये है अष्टलागो या स्मट फंजाई, ठीक, जो बसीडियोमाइसिटीज का मेंबर है। इसमें डॉलीपोर सेप्टम या पैरेंसम सेप्टा पाते हैं। क्लियर? ये आटोशी होते हैं। ये अपनी लाइफ साइकिल एक ही पुष्प पर पूरी करते हैं। स्मट डिजीज 2 प्रकार की होती है। लूज स्मट, जिसमें क्लेमाइडोस्पोर एक थिन मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, और कवर्ड स्मट, जिसमें क्लेमाइडोस्पोर ग्रेन की मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। लूज स्मट ऑफ बार्ले, अस्टलागोन्यूडा हार्डियाई। लूज स्मट ऑफ व्हीट, अस्टलागो ट्रिटिसाई। लूज स्मट ऑफ मेज, अस्टलागोन्यूडा मेडिस। लूज स्मट ऑफ ओट, अस्टलागो एनी। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, अस्टलागो हार्डियाई। कवर्ड स्मट ऑफ शुगर केन या विप स्मट ऑफ शुगर केन, अस्टलागो शिटेमिनी। ठीक, ये डिप्लोराइजेशन हो गया या क्लैम कनेक्शन हो गया या डाइकैरियोटाइजेशन हो गया, जो आपने देखा कैसे होता है, कैसे 2 न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं
एक न्यूक्लियस क्लैंप में आता है और फिर वो न्यूक्लियस आगे आ जाता है और दोनों न्यूक्लियस दोनों सेल के बीच में सेप्टा बनते हैं और सेप्टा बन के ये एम कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें सबसे पहले इन्फेक्टेड स्पाइक दिखाई देता है। स्पाइक में डिप्लॉयड डाइकैरियोटिक क्लेमाइडोस्पोर बनते हैं। इनसे डिप्लॉयड क्लेमाइडोस्पोर बनता है। इनमें मियोसिस होती है, 4 बसीडियल सेल्स बनती हैं, 4 बसीडियोस्पोर बनते हैं। बसीडियोस्पोर से 2 प्लस स्टेन के होते हैं, 2 माइनस स्टेन के। इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और बडिंग द्वारा ये डाइकैरियोटिक हाइफा या डाइकैरियोटिक माइसीलियम बना लेते हैं। ये हुआ अष्टलागो। अब बताओ, अष्टलागो में आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। अष्टलागो में किसी